साइबेरिया की बर्फीली धरती पर एक शापित जीवन। कहानी की शुरुआत साइबेरिया के सब आर्कटिक रीजन से होती है। यह इलाका काफी सुनसान होता है और वहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैली होती है। मरा नाम की एक औरत बताती है, जब मेरा जन्म हुआ था तब एक शमैन ने कहा था कि यह लड़की श्रापित है और वह जिसकी भी देखभाल करेगी उसे नुकसान पहुंचाएगी। और यह बात मरा को भी सच लगती है। मरा अपनी बेटी, जिसका नाम नीना है, उसके साथ सब आर्कटिक क्षेत्र में कैंप लगाकर रह रही है। यहां उनके सिवा और कोई नहीं रहता क्योंकि इस इलाके पर रूसी सैनिकों का कब्जा होता है। मरा पहले अपने कबीले के लोगों के साथ रहती थी, पर किसी कारण वो अपनी बेटी के साथ एक दूर इलाके में आ गई और समय समय पर ये लोग अपना कैंप बदलते रहते हैं ताकि रूसी सैनिकों के हाथ ना लगे। यहाँ की ठंड और बर्फीले माहौल में जिंदा रहना बेहद मुश्किल होता है। खाने के लिए उन्हें हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। नीना ने अपना पूरा जीवन अब तक ऐसे ही जिया है, लेकिन वह बाहर की दुनिया के लोगों से मिलना चाहती है। उन्होंने कुछ कुत्ते भी पाल रखे हैं ताकि शिकार में मदद मिल सके, पर उनमें से एक कुत्ता बीमार पड़ गया होता है, इसलिए मरा उस कुत्ते को दर्द से मुक्त करने के लिए उसका गला काट के मार देती है। इसके बाद मरा और नीना अपना सामान लेकर बोट से नई जगह ठहरने की तलाश में निकलते हैं। उन्हें आगे जाकर कुछ रूसी सैनिक दिखाई देते हैं, जहां रेलवे ट्रैक पर निर्माण का काम चल रहा होता है। मरा और नीना उन्हें देखकर बहुत डर जाती हैं। उनकी किस्मत अच्छी होती है, रूसी सैनिक उन्हें नहीं देख पाते और दोनों वहां से जल्दी से निकल जाते हैं। काफी देर तक सफर करने के बाद वह एक ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जहां उन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता। उनके लिए यह जगह एकदम उपयुक्त होती है। इस जगह को आर्कटिक टुंड्रा कहा जाता है। अब वो दोनों यहीं रहने का फैसला करते हैं और अपना टेंट लगाते हैं। फिर वो दोनों टेंट के अंदर सोने चले जाते हैं, पर मरा को नींद नहीं आती और वह अपने पास रखे हुए भेड़िए के पंजे को देखकर अपने पास्ट को याद करने लगती है। अतीत की छायाएं। मरा पहले अपने कबीले के लोगों के साथ रहती थी, पर कबीले के लोगों को लगता था कि मरा श्रापित है और अगर वह उनके साथ रही तो उनके साथ कुछ बुरा होगा, इसलिए मरा को गांव से निकाल दिया गया। मरा जब जंगल में भटक रही होती है तब उसकी मुलाकात एक रेंडियर जनजाति के आदमी से होती है। वह आदमी मरा को अपने कबीले में शामिल होने को कहता है। मरा उसकी बात मानकर उसके साथ चली जाती है और उसके साथ रहने लगती है। जल्द ही दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ समय बाद वह आदमी मरा को यही भेड़िए का पंजा देता है। उसी समय मरा को प्रेजेंट में शमैन की बात याद आती है, जिससे वह प्यार करेगी या ख्याल रखेगी वह बर्बाद हो जाएगा। ये सोचकर मरा डर जाती है। एक नया चेहरा। अगले दिन जब मरा अपने कुत्ते के साथ शिकार की तलाश में जाती है तब उसे एक आदमी दिखता है जो बुरी तरह से घायल होता है। वो लगभग बर्फ से जम गया होता है और भूख से मर रहा होता है। वह अचानक गिरकर बेहोश हो जाता है। मरा अपने हाथ में हथियार लेकर उस आदमी के पास जाती है और उसे बेहोश देखकर उसका सामान चुराने लगती है, पर वह आदमी होश में आ जाता है और उससे मदद मांगता है। मरा सोचती है कि उसे इस आदमी को मार देना चाहिए, पर उसे उस पर तरस आ जाता है और वह उसे अपने टेंट में ले आती है, पर वह आदमी फिर से बेहोश हो जाता है। मरा उसकी चोटों का इलाज करती है और उसकी देखभाल करती है। फिर मरा उस आदमी का सामान चेक करने लगती है, जिसमें उसे एक मैप और एक रेडियो मिलता है। कुछ देर के बाद जब नीना वहां आती है तो वो उस आदमी को देखकर हैरान रह जाती है और मरा से पूछती है कि यह आदमी कौन है। इस पर मरा बताती है, मुझे नहीं पता ये कौन है। जब मैं शिकार पर गई तब यह मेरे सामने घायल हालत में गिर पड़ा और बेहोश हो गया था। अगर मैं इसे लेकर नहीं आती तो यह मर जाता। कुछ देर के बाद जब उस आदमी को होश आता है तब वह अपना नाम इवान बताता है। नीना उसे कहती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें मरा ने बचा लिया, क्योंकि हम किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करते हैं। रात में नीना इवान को सूप बना कर देती है। उसका ध्यान लगातार इवान पर ही लगा रहता है क्योंकि उसने पहली बार किसी लड़के को इतने पास से देखा था। कुछ दिन के बाद जब इवान पूरी तरह से ठीक हो जाता है तब वह नीना और मरा के साथ नाव में बैठकर शिकार पर जाता है। इवान कहता है कि तुम लोगों की वजह से मेरी जान बची, इस एहसान को मैं कैसे चुकाऊं। इस पर मरा कहती है कि जब हमें किसी चीज की जरूरत होगी तब मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन नीना मुस्कुराते हुए कहती है रेंडियर का शिकार करके लाओ। इवान कहता है मैं वादा करता हूं, अगर मुझे रेंडियर दिखा तो मैं जरूर उसका शिकार करूंगा। फिर ये लोग नाव से उतरकर बर्फीले इलाके में जाते हैं जहां उन्हें एक सील दिखती है। मरा उसका शिकार करती है और फिर वो लोग वापस तंबू में लौटते हैं। रात में मरा और नीना सील का मांस काटकर कच्चा ही खाने लगती हैं क्योंकि मरा एक ट्राइब से थी और वहां मांस इसी तरह से खाया जाता था। ये बात इवान को बहुत अजीब लगती है और वह मांस पकाकर खाता है। फिर इवान अपना रेडियो नीना को दिखाता है और उसमें म्यूजिक चलाकर सुनाता है। नीना और मरा ने पहली बार रेडियो देखा था और उन्हें म्यूजिक सुनकर बहुत अच्छा लगता है। यहां मरा इवान को देख रही होती है जैसे मानो वो उसकी ओर खींचती चली जा रही हो, क्योंकि मरा सालों से अकेली रही है। वो इवान से पूछती है तुम यहां कैसे आए। इवान बताता है मेरे गांव में एक दिन रूसी सैनिक आए।
उन्होंने कुछ आदमियों को जबरदस्ती मजदूरी के लिए पकड़ लिया। काम करते समय मुझे एक मौका मिला और मैं वहां से भाग निकला। फिर कई दिनों तक बिना खाना पानी के भटकता रहा, तभी मुझे तुम दिखी और मेरी जान बचाई। इवान कहता है, अगर रूसी सैनिकों ने मुझे देख लिया तो वो मुझे मार डालेंगे। मरा कहती है, जब ठंड कम हो जाए तो तुम यहां से चले जाना, तब तक तुम हमारे साथ यहां रह सकते हो, क्योंकि मरा को डर था कि इवान की वजह से वो लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। इवान दिखने में सुंदर और ताकतवर है और नीना उससे आकर्षित होने लगती है। वो इवान को उसके बालों में कंघी करने को कहती है, जो पहले उसकी मां किया करती थी। इवान मुस्कुराते हुए नीना के बालों में कंघी करने लगता है, पर यह बात मरा को पसंद नहीं आती और वह अपनी नजरें नीचे कर लेती है क्योंकि वो इवान को पसंद करती है। ये बात इवान को भी समझ में आ चुकी होती है। त्रासदी का दोहराव। अगली सुबह इवान मरा से बिना पूछे उसकी बंदूक लेकर शिकार करने की चाह में नीना से अपना वादा पूरा करने के लिए रेंडियर का शिकार करने जाता है। जब उसे एक जगह रेंडियर दिखाई देता है और वह निशाना साध कर शॉट मारने ही वाला होता है, तभी वहां दो रूसी सैनिक आकर इवान को पकड़ लेते हैं और उसे अपनी बोट में बैठाकर ले जाने वाले होते हैं। पर इवान अपना चाकू निकालता है और चालाकी से एक एक करके दोनों रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतार देता है। फिर उनका सामान लेकर टेंट में वापस आने लगता है। यहां मरा नीना से कहती है कि तुम्हें इवान से बात नहीं करनी चाहिए, तुम उसे अभी तक ठीक से जानती नहीं हो। लेकिन नीना मरा की बात सुनने से इनकार कर देती है। तब गुस्से में मरा टेंट से बाहर निकल जाती है। तभी इवान सोल्जर का सामान लेकर आता है। मरा उससे कहती है कि मुझे तुमसे थोड़ी जरूरी बात करनी है। वो उसे बताना चाहती है कि वो श्रापित है, पर मरा इवान को ये बात बताती है उससे पहले नीना वहां आ जाती है। इवान उसे बताता है कि उसने खाने के लिए बहुत कुछ लिया है, जिससे नीना बहुत खुश हो जाती है और वह दोनों टेंट के अंदर चले जाते हैं। नीना और इवान अब एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। ये चीज मरा के अंदर दर्द की तरह सिमटती जा रही थी और वह अपने अतीत के बारे में सोचने लगती है और कहानी पास्ट में चली जाती है। एक दिन जब मरा शिकार से लौटकर अपने कबीले में आती है, तब वह देखती है कि किसी ने सारे कबीले के लोगों को मार दिया है। ये देखकर वह टूट जाती है, पर वह देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अभी भी जिंदा है, लेकिन रस्सी से बंधा हुआ था। जब वो मरा को देखता है तो वह इशारे से उसे छिपने को कहता है। उसकी बात मानकर मरा छिप जाती है, क्योंकि जो रूसी सैनिक गांव वालों को मार चुके थे अब वो उसके बॉयफ्रेंड के पास थे। एक सैनिक मरा के बॉयफ्रेंड के पास आता है और उसका गला काटकर उसकी जान ले लेता है और वह मरा की आंखों के सामने तड़पते हुए मर जाता है। ये देखकर मरा रोने लगती है। जब वो भागने की कोशिश करती है तो सैनिक उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करके पकड़ लेते हैं। जिस सैनिक ने उसके बॉयफ्रेंड को मारा था वो मरा के साथ गलत करता है और उसे जिंदा तड़पने के लिए छोड़ देता है। मरा अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है, उसकी रस्सी खोलती है और उसे अपने सीने से लगाकर रोने लगती है। वो देखती है कि उसके हाथ में एक चाकू है जिसे वह रस्सी काटने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, पर रस्सी काटने से पहले ही उसे रूसी सोल्जर द्वारा मार दिया गया। मरा अपने पास चाकू रख लेती है। तभी उसे टेंट के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखती है कि वहां पर एक छोटी बच्ची है। जब वो बच्ची को लेकर निकलने लगती है तब एक सैनिक उससे कहता है कि तुम जैसे लोगों को यहां रहने का कोई हक नहीं है। एक बार मैं तुम जैसे लोगों को खत्म कर दूं तब यह इलाका हमारा होगा। इसे सुनकर मरा समझ जाती है कि यह लोग नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो सैनिक कहता है कि हम रास्ता भटक गए, तुम्हें हमें मेनलैंड तक ले चलना होगा। यदि तुम हमारी मदद करोगी तो हम तुम्हें और इस बच्ची को जिंदा छोड़ देंगे। मरा उनकी बात मान जाती है। जब वो और सैनिक एक रस्सी पकड़कर ग्लेशियर पार कर रहे थे तब मरा चाकू से रस्सी काट देती है और सभी सैनिकों को एक दरार में धक्का देकर मार देती है। इसके बाद से मरा उस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करती है और वह लड़की और कोई नहीं बल्कि नीना होती है, यानी नीना मरा की अपनी बेटी नहीं है। अकेलापन, ईर्ष्या और विनाश। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में लौटती है। मरा ये सब याद करके भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। नीना और इवान अब पहले से भी ज्यादा एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। वो दोनों हंसते हैं, मजाक करते हैं, पास आते हैं, लेकिन ये सब मरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसे दोनों को साथ देखकर जलन होती है। मरा को डर है कि इवान उससे नीना को छीन लेगा। एक दिन इवान नीना से पूछता है, तुम और मरा यहां अकेले क्यों रहते हो? इस पर नीना कहती है, मरा को लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। शायद उसे किसी चीज से डर लगता है और रूसी सैनिकों के कारण भी हम हमेशा एक जगह से दूसरी जगह बदलते रहते हैं। रात में जब नीना और इवान आपस में बात कर रहे होते हैं तो मरा को यह सहन नहीं होता। वो चुपचाप अपनी बंदूक उठाती है और शिकार करने निकल जाती है। उसके जाने के बाद नीना और इवान बहुत खुश होते हैं और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन इवान शिकार पर जाता है। उसे एक रेंडियर दिखता है और वह उसका सफलतापूर्वक शिकार कर लेता है, जिससे वह नीना से किया वादा निभा लेता है। नीना और मरा ये देखकर खुश हो जाती हैं। कुछ महीने इसी तरह बीत जाते हैं।
नीना और ईवान का प्यार और गहरा होता जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं और नीना गर्भवती हो जाती है। ईवान और नीना फैसला करते हैं कि वह इस जगह को छोड़कर इंसानी दुनिया में जाएंगे और अपना परिवार शुरू करेंगे। नीना एक दिन मरा से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। मैं अपने बच्चे को एक बेहतर जिंदगी देना चाहती हूं, इसलिए ईवान और मैं यहां से जा रहे हैं। ये सुनकर मरा चूक जाती है। वो कहती है कि तुम इतना बड़ा फैसला क्यों ले रही हो? तुम ईवान को ठीक से जानती भी नहीं हो। नीना कहती है, उसने अपने बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। लेकिन मरा को यह सुनकर गहरा दुख होता है। अब मरा पूरी तरह से अकेली पड़ जाती है। वो नीना से बात करना भी बंद कर देती है। नीना और ईवान यहां से निकलने की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन मरा को उदास देखकर नीना उससे पूछती है, क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगी? इस पर मरा कोई जवाब नहीं देती। रात में ईवान शिकार पर चला जाता है। तभी मरा नीना से कहती है कि आओ मैं तुम्हारे बालों में कंघी करूं और चोटी बना दूं। नीना उसके पास आती है और मरा उसके बालों में कंघी करती है, चोटी बनाती है और अचानक चालाकी से उसी चोटी से उसका गला घोट के उसे मार डालती है। ये सब करने के बाद मरा के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं होता है, क्योंकि उसे नीना से नफरत हो गई थी, क्योंकि वो दिखने में सुंदर और जवान है और ईवान नीना की वजह से उसकी ओर देखता भी नहीं था। मरा काफी सालों से अकेली थी। जब उसने ईवान को देखा तब उसे लगा कि ईवान के साथ वो एक नई शुरुआत करेगी, पर जब उसे यह एहसास हुआ कि ईवान उसे नहीं बल्कि नीना को चाहता है और यहाँ से वो दोनों जाने वाले हैं जिससे वह अकेली पड़ जाएगी, तो मरा के अंदर ईर्ष्या, गुस्सा और डर एक साथ उमड़ पड़ते हैं और उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से टूट जाता है, जिस वजह से उसने ये कदम उठाया। फिर मरा चाकू की मदद से नीना के चेहरे की खाल उतारती है और उसे मास्क की तरह अपने चेहरे पर चिपका लेती है। वो नीना के कपड़े पहनकर उसकी तरह रेडी होती है। उसे लगता है कि वो नीना की तरह दिखेगी तो ईवान उसे प्यार करने लगेगा। लेकिन जब ईवान वापस आता है तो वो मरा को नीना समझ बैठता है और उसके साथ संबंध बना लेता है। मरा कोशिश करती है कि ईवान को सच पता ना चले। वो कहती है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूं, पर उसकी आवाज सुनकर ईवान को शक होता है। वो उसका चेहरा ध्यान से देखता है, स्किन को छूता है और उसे समझ आता है कि यह नीना नहीं बल्कि मरा है और मरा ने नीना को मार डाला है। भयभीत होकर ईवान टेंट से बाहर निकलकर वहां से भाग जाता है और मरा टेंट के अंदर बैठी रोती रहती है। ये दिखाता है कि जब कोई इंसान अकेलेपन, ईर्ष्या और अस्वीकार की हद तक पहुंच जाता है तो वो किस हद तक पागल और विनाशकारी हो सकता है। और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।